जंगल में ठंड बढ़ चुका था। उसी जंगल में एक पेड़ के अंदर रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, छुटकी और कुकू। वो उन दोनों के साथ घर पर ही रहती थी। रीमा हर रोज अपनी सहेली लूसी कबूतरी के साथ आहार लाने के लिए जाती थी। घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिलाती थी। फिर रीमा नदी के पास जाकर एक मटके में पानी भरकर ले आती और उस पानी को अपने बच्चों को पिलाती। बचा कुचा पानी अपने घर के पास ही 2 पौधों को दे दिया करती थी। अपनी माँ को हर दिन पौधों में पानी देते हुए बच्चे देखते थे। एक दिन छुटकी अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, आप रोज रोज नदी के पास जाकर इतनी मेहनत करके पानी लाती हो, फिर उन पानी को पौधों को क्यों दे देती हो? बच्चों, हम ये सोचकर जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, अगर पौधे नहीं लगाएंगे तो पता है क्या होगा? अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो वो पौधे बड़े होकर पेड़ कैसे बनेंगे? उन पेड़ों से हमें फल, छांव, बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए पेड़ों को लगाना बहुत अच्छी बात होती है। आप ही बड़े हो जाओ ना, तो हमेशा पेड़ लगाना मत भूलना। ठीक है मम्मा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। पेड़ लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे और समय समय पर पानी भी दे दिया करेंगे। यूं हर दिन पानी देने के बाद कुछ महीने के बाद वो पौधे पेड़ में बदल गए। उनमें से एक पेड़ जामुन का पेड़ था और एक पेड़ अमरूद का पेड़। वो दोनों जादुई पेड़ थे। ये बात रीमा चिड़िया नहीं जानती थी, ना ही जंगल के पक्षी। हर दिन की तरह उस दिन भी रीमा पेड़ों के लिए पानी देने के लिए वहाँ आती है। दोस्त, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है ना कि हम जादुई पेड़ हैं। क्या हम सबको बता दें? हमको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या जानते हैं, कोई पक्षी लालची पक्षी हो, हमें काट कर बेच ना डाले। तभी वहाँ रीमा आती है और पेड़ों को पानी देने लगती है। चिड़िया चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम दोनों पेड़ इतने बड़े हो पाए। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम दोनों उसको ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं पेड़ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, वही चाहती हूँ। चिड़िया, ये बात तुम किसी को बताना मत, वरना हमारे जान को ही खतरा हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों, मैं तुम दोनों के बारे में किसी से भी नहीं कहूँगी। फिर रीमा उन दोनों पेड़ों को पानी देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ठंड के कारण सारे जंगल में खाना खत्म हो चुका था। सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। जंगल के पक्षियों को खाने पीने के लाले पड़ गए थे। सुनो दोस्तों, हमारा जंगल में खाना खत्म हो चुका है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कई सारे पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद कोई भी पक्षी जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। इस पूरे जंगल में सिर्फ 2 ही पेड़ हरे भरे हैं। हम वहीं जाकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर सभी पक्षी उन दोनों पेड़ों के पास चले जाते हैं। जामुन का पेड़ हरा भरा फलों से लगा हुआ था। अमरूद का पेड़ पूरी तरह सूख गया था। ये जामुन का पेड़ हरा भरा है। मैं और गौरी इसी पेड़ में रहेंगे। अरे सहेली, इन्हें बताने की क्या जरूरत थी। हम दोनों जामुन के पेड़ में ही रहेंगे और बाकी सब अमरूद के पेड़ पे। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? 2 दिन पहले तो तुम हरे भरे थे ना, अचानक से इतनी सूख कैसे गए? जब जंगल के पक्षी तुम्हें इतना कुछ कह रहे थे, तुम अपने जादू से उनका मुंह बंद कर सकते थे ना। ऐसा करने से ही किसी की नीयत पता चलती है ना। मैं और जामुन का पेड़ दोनों मिलकर ही ऐसे किए थे। उस दिन के बाद रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ ही मिलकर अमरूद के पेड़ के ऊपर घोंसला बना लिया। वो रोज बिना भूले ही दोनों पेड़ों को पानी देती थी। एक दिन अमरूद के पेड़ को रीमा से बातें करती हुई गौरी कव्वी देख लेती है। इसका मतलब ये जादुई पेड़ है। इसके सारे जादुई शक्तियाँ मुझे चाहिए। इस पेड़ को काटकर सारी की सारी शक्तियाँ मैं ले लूंगी। गौरी एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। गौरी, तुम रुक जाओ, तुम ये पेड़ों को नहीं काटोगी। फिर जामुन का पेड़ गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो गौरी कव्वी को बिजली का झटका दे देता है। ऐसे दुष्ट पक्षियों की वजह से ही हम सब मुसीबत में पड़ते हैं। मैं इस गोरी कव्वी को मार भी सकता था। वो मेरे दोस्त अमरूद के पेड़ को मारने आ रही थी, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। रीमा चिड़िया दोनों पेड़ों से माफ़ी मांग लेती है। गोरी कव्वी भी डर के मारे दोनों पेड़ों से माफ़ी मांग लेती है। उस दिन से सारे जंगल के पक्षी उन दोनों पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
हिमालय के निचले छोर पर स्थित एक घना जंगल, जहां साल का ज्यादातर समय बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहता था। इस जंगल में ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच नन्ही रीमा चिड़िया और उसकी बेटी चुटकी चिड़िया का छोटा सा संसार था। भयंकर सर्दी आ चुकी थी और पिछली रात से हो रही बर्फबारी ने उनके छोटे कमजोर तिनके के घोंसले को लगभग ढक दिया था। चुटकी, अंदर दुबकी रहो मेरी प्यारी, ये ठंड इस बार बहुत जालिम है। माँ, मेरे पंख जम रहे हैं, क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? ज़रूर जा सकते हैं बेटी, हमें एक मजबूत घर बनाना होगा, ऐसा घर जिसे बर्फ भेद न सके। सुबह होते ही जब बर्फ थोड़ी थमी, रीमा ने अपनी दोस्त कबूतर को मदद के लिए पुकारा। कबूतर भैया, लूसी, जल्दी यहाँ आओ। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी तुरंत पहुंचे। उनका बेटा कीकी भी आया था। रीमा, तुम्हारी चिंता जायज है। इस बार बर्फ कई दिनों तक नहीं पिघलेगी। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मैंने सोचा है कबूतर भैया, हमें मनुष्यों की बस्ती से कुछ मजबूत लाना होगा। तिनके अब और काम नहीं आएंगे। चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। जहाँ किसान और उसकी पत्नी रहती हैं, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। रास्ते में उन्हें तोता भी दिख जाता है। चारों पक्षी उड़कर पास के गांव की ओर बढ़े। वहाँ किसान और उसके पत्नी का घर था, जो अभी अभी पुरानी चीजें बाहर रख रहे थे। ये पुराना टूटा हुआ मटका किसी काम का नहीं है, इसे पीछे फेंक दो। हाँ जी, फेंक देती हूँ, अब ये सिर्फ कूड़ा है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रीमा ने फौरन उस टूटे लेकिन मजबूत मिट्टी के मटके को देखा। उसका ऊपरी हिस्सा टूटा था, लेकिन निचला हिस्सा गोल और सुरक्षित था। मिल गया, यही है हमारा मटका का घर। हम लोग इस मटके के अंदर आराम से रह सकते हैं। वाह रीमा, दिमाग तो तुम्हारा चलता है। ये कितना मजबूत है और इसका गोल आकार बर्फ को फिसलने देगा। पक्षियों ने मिलकर जोर लगाया और उठाकर मटके को वापस जंगल में ले आए। उन्होंने उसे एक बड़े देवदार की जड़ के पास टिका दिया और अंदर कीचड़ और सूखी घास से लीपने लगे ताकि कोई दरार न रहे। तभी लालची कालू कौवा, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू अपने दोस्त कलुआ कौवे के साथ वहां पहुंचे। हाँ, रीमा, ये कूड़े का ढेर उठाकर लाई हो, इसे घर कहोगी? कितनी बेवकूफ है। हमारे आलीशान घोंसले के आगे ये क्या है? कालू, तुम मजाक उड़ाओ, लेकिन ये घर हमें इस ठंड से बचाएगा। कालू भाई, तुम देखो, ये मटका गोल है, इस पर बर्फ टिकेगी, जबकि हमारे घोंसले बर्फ के वजन से दब रहे हैं। हमें ये मटका किसी तरह उन लोगों से छीना होगा। कालू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मन में एक कुटिल योजना बनाई। कलुवे, तुम उस मटके के पास बर्फ जमाओ और मैं रात को इस रीमा को डराऊंगा। शाम हो गई थी। मटके का घर तैयार था। अंदर लूसी और रीमा ने मिलकर घोंसला सजा लिया था। बाहर बर्फ लगातार पड़ रही थी, लेकिन मटका अंदर से आरामदायक और सुरक्षित था। माँ, यह कितनी गर्माहट है। हाँ कीकी, ये दुनिया का सबसे अच्छा घर है। कुछ देर बाद वहाँ पर कालू और उसका दोस्त कलुआ कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। आकर सीधा उस मटके को हिलाने लगते हैं। मटका तो थोड़ा बहुत हिलता है, मगर उसके अंदर पक्षी तो आराम से बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर रीमा का दोस्त उल्लू आ जाता है। उल्लू को देखकर दोनों कौवे डर जाते हैं और वो कहते हैं, भागो, ये उल्लू कहाँ से आ गया? ये तो हमें मार देगा, हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। दोनों दुष्ट कौवे डरकर भाग गए। मटके के अंदर सब सुरक्षित थे। धन्यवाद उल्लू दोस्त, अगर तुम ना होते तो ये कौवे कुछ न कुछ कर देते। देखा रीमा, तुम्हारी समझदारी काम आई। इस गोल मटके ने बर्फ के वजन को झेल लिया। अगले दिन वो दोनों कौवे फिर से वहाँ पर आते हैं। बर्फ और भी ज्यादा थी। कालू कौवे ने एक नई योजना बनाई। उसने और कलुआ कौवे ने मिलकर मटके के मुहाने को मोटी बर्फ की परत से बंद कर दिया। अब देखते हैं ये बाहर कैसे निकलेंगे। जब भूख से तड़पेंगे तो हम मटका हथिया लेंगे। मटके के अंदर अंधेरा हो गया। चुटकी और कीकी घबरा गए। माँ, हम बंद हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? घबराओ मत, इस मटके की एक दीवार पतली है। हम एक सुरंग बनाएंगे।
रीमा और कबूतर ने मिलकर चोंच से मटके की नीचे की पतली मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ के नीचे एक छोटी सी सुरंग बना ली। निकलने का रास्ता बन गया। लेकिन हमें कालू को मजा चखाना होगा। सुनो सब, मेरे पास एक योजना है। सुरंग से निकलकर सभी पक्षी चुपके से पास की झाड़ी में छिप गए। कुछ देर बाद कालू कौवा और गौरी मटके के पास आए। लगता है वे सब दम तोड़ चुके हैं। चलो मटके को तोड़कर अंदर देखते हैं। हाँ, इसमें रहने की जगह तो अच्छी है। अब ये हमारा घर होगा। जैसे ही कालू ने मटके को तोड़ने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, रीमा और कबूतर तोते ने मिलकर उसके सिर पर जोर से हमला किया। कालू घबराकर लड़खड़ाया और सीधा उसी बर्फ के मुहाने पर गिर गया जिसे उसने बंद किया था। कालू, ये तुम्हारी लालच की सज़ा है। तुमने हमें फंसाना चाहा पर खुद फंस गए। माफ कर दो, हमें माफ कर दो और हमें छोड़ दो। हम लोग तो तुम लोग को छोड़ देंगे, मगर अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। हाँ, अगली बार यहाँ आए ना तो देखना, इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ना कबूतर तोता, रीमा, अगली बार मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह वो लोग कौवे को पिटाई करने के बाद छोड़ देते हैं। कौवा तो डर जाता है, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद रीमा, कबूतर और उनके बच्चों ने मटका का घर में खुशी खुशी रहना जारी रखा। कालू कौवे ने फिर कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मटके के घर ने उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी और एकजुटता सबसे बड़ी ताकत होती है। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। मीना बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से ये कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल, मुझे तीखा वाला 1 प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर कीकी एक जगह आराम से बैठकर मज़े से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या? मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कीकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कलुवे जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरी लाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कलुवे जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कलवे अंकल से 1 प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कलुवे के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सब ने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवे पर कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में रीमा चिड़िया मिल जाती है। रीमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी मीना के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे कीकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कलवे के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी मीना ने भी मोमोज खाया उस कलवे कव्वे से खरीद के। इसका मतलब वो कव्वे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लियोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवे ने मोमोज में क्या मिलावट की। मोमोज खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया।
अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलुए मेरे सुंदर पति कलुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कलवे के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक तोते को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। ठीक है रीमा, थोड़ा जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा तो ये बात है कलुए, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कव्वो, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर चल भाग, यहाँ से हम दो हैं और तू एक, हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गौरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों का ठेला भी तोड़ देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। रीमा और टुनू का नन्हा सा घोंसला उनकी प्यारी बेटी छुटकी की चहचहाहट से गूंज रहा था। पर आज सुबह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आसमान में काले घने बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। रीमा अपने घोंसले की मरम्मत कर रही है। छुटकी पास में खेल रही है। सुनो जी, मुझे ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी जल्दी इतने काले बादल, कहीं भयानक बारिश ना आ जाए। हाँ रीमा, हवा भी बहुत तेज है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने घोंसले को कल ही मजबूत किया था। ये भारी बारिश का भी सामना कर लेगा। मम्मी, क्या हम बारिश में भीगेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। नहीं मेरी बच्ची, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम सब एक साथ हैं। तभी उनके पड़ोसी तोता, हरियाली और उनका बेटा उड़ते हुए आते हैं। टूनू भाई, क्या तुमने मौसम की खबर सुनी? उल्लू बाबा कह रहे थे कि अभूतपूर्व बारिश होने वाली है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हमारा घोंसला बहुत पुराना है। घबराओ नहीं, हम सब मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। सभी पक्षी अपने अपने घरों से निकलकर जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी उल्लू बाबा के पास सलाह लेने पहुंचे। उल्लू बाबा, क्या सच में इतनी भयंकर बारिश होगी कि हमारे घोंसले बह जाएंगे? हाँ बच्चों, यह सामान्य बारिश नहीं है। यह जलवायु का गुस्सा है। तेज हवाएं और मूसलाधार जल प्रलय आने वाला है। तो अब क्या होगा? हम सब कहाँ जाएंगे? मेरे तो पंख भीग गए तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा। कोई सुरक्षित जगह बताओ बाबा। इस जंगल में एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहते हैं जब भी जंगल पर बहुत बड़ा संकट आता है, वो घर प्रकट होता है। वो एक ऐसा बादल है जो सबको अपने अंदर सुरक्षित आश्रय देता है। वो सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर प्रकट होता है, जहां धरती और आसमान मिलते हैं। जादुई बादल, वो कहाँ मिलेगा? पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बारिश अब जोर पकड़ चुकी थी। नदी का पानी ऊपर आने लगा था। टुनू और कबूतर ने हिम्मत दिखाई और सभी को जादुई बादल के घर की ओर चलने के लिए राजी किया। ये एक खतरनाक यात्रा थी। सभी पक्षी उड़ना शुरू करते हैं। तेज बारिश और तूफान का माहौल है। सब एक साथ रहना, बच्चों को बीच में रखना। छुटकी, आंखें बंद मत करना, पापा को देखते रहना। कालू कौवा और गौरी पीछे रह जाते हैं। मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। ये बारिश हमारा दुश्मन है। आलस छोड़ो, जग्गू के लिए तो उड़ो। अब देखो हम सब कितने करीब आ गए हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और तोते का बेटा घबराकर लड़खड़ा जाता है। मैं गिर रहा हूँ।
चिंता मत करो मेरे बच्चे, हम तुम्हें नहीं गिरने देंगे। वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचते हैं, जहां एक विशाल चमकदार सफेद बादल धीमी गति से तैर रहा है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने वह चमत्कार देखा। बारिश और हवाएं उस विशाल सफेद बादल के चारों ओर घूम रही थीं, पर बादल के अंदर शांति थी। यही है जादुई बादल का घर। हाँ, मगर अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? हे साहसी पक्षियों, सच्ची दोस्ती और प्रेम तुम्हें यहाँ खींच लाया है। अंदर आ जाओ, यहाँ ना बारिश का डर है ना हवा का जोर। सभी पक्षी एक एक करके उस बादल के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर काफी जगह है। अंदर का तापमान एकदम सुहावना है और जमीन रुई जैसी नरम है। सारे पक्षी अपने अपने लिए एक एक घोंसला बना लेते हैं। ओहो, कितनी शांति है यहाँ। ये तो हमारे घोंसले से भी ज़्यादा आरामदायक है। वाह, यह तो मस्ती करने की जगह है। देखो मम्मी, यहाँ छोटे छोटे बादल भी हैं। हाँ चुटकी, ये तो जादू है। उल्लू बाबा आखिरी में आते हैं। ये घर महज एक बादल नहीं है, यह प्रकृति का वरदान है जो केवल नेक और एकजुट प्राणियों को मिलता है। तूफान रात भर चलता रहा, लेकिन जादुई बादल के घर में सब सुरक्षित थे। सुबह होने पर बारिश रुकी और सूरज की किरणें बादल के घर को छूने लगीं। वाह, ऐसी नींद तो मैंने कभी नहीं ली। इस संकट ने हमें और मजबूत बना दिया। हाँ, एकजुटता ही हमारी असली ताकत है। बच्चों, अब खतरा टल चुका है, तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। पर एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें आश्रय दिया, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखो। बादल धीरे धीरे उन्हें जंगल की ओर ले जाता है और नीचे उतार देता है। धन्यवाद जादुई बादल, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद की कोई बात नहीं। अगर तुम लोगों को किसी भी बात की चिंता है तो मेरे पास वापस आना, मैं ज़रूर तुम लोगों की मदद करूंगा। जादुई बादल धीरे धीरे आसमान में ओझल हो जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ देखते हैं जो सुरक्षित हैं। उस दिन के बाद रीमा चिड़िया और उसके सभी दोस्तों ने यह बात गांठ बांध ली कि सच्ची दोस्ती, एकजुटता और प्रकृति का सम्मान यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। और वे सब खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे, हमेशा के लिए एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर।